हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन पर। फ्रेंड्स, आज हम जो पुराना हमारा सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया। उसके 2-3 सॉफ्टवेयर जो हम कंटिन्यू यूज़ करते थे और उसका विंडो वगैरह सब चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं। जैसे ही वो चीज़ें सही होती हैं हम उस पर वीडियो बनाना चालू करेंगे। तब तक हम इस पर वीडियो बना रहे हैं। यहाँ से गाइस हम लाइव भी कर सकते हैं। तो अगर हम जब प्रैक्टिस करने लगेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने लगेंगे, तो लाइव प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे हम जो वीडियो बना रहे हैं इस सिस्टम पे अगर कोई कुछ भी त्रुटियां होती हैं तब इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो चलिए हम अपने इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं, ये वीडियो जो हम पॉलिटिकल लेकर आए हैं, इसमें हम क्या करेंगे, प्रधानमंत्री, उच्च न्यायालय और ढेर सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। संसद, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। लोकसभा, राज्यसभा और ये सब इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। तो चलिए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले इसमें स्टार्ट कहाँ से करेंगे, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के क्या कार्य होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में सिर्फ हमें देखना क्या है, संविधान जो है अनुच्छेद 74 के अनुसार जो है प्रधानमंत्री की जो राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य कौन करता है, मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद अगर हम चलेंगे 75 आर्टिकल क्या कहता है, 75 कहता है कि जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है, और जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। और इसमें जो मंत्रिपरिषद का गठन होता है, मंत्रिपरिषद के गठन में क्या किया जाता है कि जो 15% सदस्य होते हैं, लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उसका 15% वो मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। मतलब 15 जो पूरे लोकसभा में जितने भी सदस्य होंगे उसका 15% जो सदस्य होंगे, कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15% जो सदस्य होंगे उन्हीं को मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। ये आर्टिकल हमारा कौन सा कहता है, 51वां संविधान संशोधन 2003 का कहता है। इसके बाद अगर आगे चलोगे तो हमारा आता है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या कहता है, इसमें कहता है कि जो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब जो मंत्रिपरिषद हमारी होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, इसका काम सिर्फ लोकसभा के प्रति हमेशा रहेगा। और क्या कहता है आर्टिकल 75(4) क्या कहता है कि जो पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। उसके बाद जो क्या है कि जो मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए और वह वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि वह क्या करते मंत्रिपरिषद में किसी भी व्यक्ति को शामिल कर दिया जाता है और वह मतलब किसी भी संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो इसको बाध्य होना पड़ता है कि 6 महीने के अंदर उसको संसद का किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। मतलब 6 महीने के अंदर उसको संसद के सदस्य के रूप में आना पड़ेगा। मतलब नहीं आता है तो उसे उसकी पद मतलब मंत्रिपरिषद का जो पद होगा उससे हटा लिया जाएगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं 75 का हो गया हमारा। 75 के आगे चले हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे राज्य मंत्री हों, चाहे मंत्रिपरिषद या उप मंत्री, राज्य कोई भी हो, उनको क्या किया जाता है, एक निःशुल्क निवास स्थान प्रदान किया जाता है। ये सुविधा होती है उनको। और मंत्री कितने प्रकार के होते हैं इसको हम देखने का प्रयास करोगे तो मंत्री होते हैं हमारे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। और हम देखते हैं जो कैबिनेट मंत्री विभाग का अध्यक्ष होते हैं, और प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री मिलकर एक मंत्रिमंडल का निर्माण करते हैं। ये बातें आ गई किसके, कैबिनेट मंत्री की। उसके बाद क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता ही होता है। आप जानते हैं लोकसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो अपने क्या करते हैं, एक नेता को चुनते हैं जो
उसी जो जिस नेता को चुनते हैं वही क्या होता है हमारा जाके प्रधानमंत्री बनता है। और जो ये प्रधानमंत्री होते हैं, सरकार की जितनी भी नीतियाँ होती हैं उन सब की घोषणा कौन करता है? प्रधानमंत्री करेगा। इसके बाद और आगे चलने का प्रयास करोगे तो जो प्रधानमंत्री हमारा होता है वो नीति आयोग का क्या होता है? प्रमुख होता है, अर्थात अध्यक्ष होता है नीति आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का, राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राष्ट्रीय परिषद, और क्या है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का। ये सब का प्रधानमंत्री क्या होता है? अध्यक्ष होता है। आर्टिकल 78 क्या कह रहा है? आर्टिकल 78 कह रहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी कौन होता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के जो भी संवाद की कड़ी होगी वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत के महान न्यायाधीश एवं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग अध्यक्ष एवं उसके सदस्य, चुनाव आयुक्तों को, वित्त आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्य एवं अन्य नियुक्तियों को संबंध परामर्श देता है। मतलब इन सब को नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री ही परामर्श देता है। किसको? महान न्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक से और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चुनाव आयुक्त, और इन सबको जो नियुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री अपना परामर्श देता है। किसको? राष्ट्रपति को देता है। और किसी भी मंत्री को त्याग दिलाने के लिए ही उसको पद से हटाने के लिए या मंत्री पद से हटाने के लिए भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या करेगा? सलाह देगा कि उसे पद से हटाने के लिए। उसके बाद और चलते हैं आगे। चले तो आगे देखते हैं, अगर क्या हो जाए, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या प्रधानमंत्री का पद अवकाश हो जाए, मतलब प्रधानमंत्री का पद त्याग दिया गया है, तब क्या होता है? जब प्रधानमंत्री, मान लेते हैं जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जितने भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं या जो मंत्रिपरिषद होता है हमारे स्वयं, वो क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है हमारा। मतलब मंत्रिपरिषद का कोई भी काम तब नहीं हो सकता, विघटन हो जाएगा। तब उसको हम क्या कहते हैं? शून्यता की स्थिति कहते हैं। तब हमारे यहाँ क्या हो जाती है? शून्यता की स्थिति आ जाती है। इसके बाद और आगे चलोगे, जो सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने कितने साल तक रहा था? इन्होंने 16 साल 9 महीने 12 दिन तक ये क्या थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद आगे चलोगे, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रहती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री थी मतलब एक ऐसी नहीं, हम कह सकते हैं उसके बाद भी प्रधानमंत्री है। ये एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो महिला प्रधानमंत्री थी। और ये कहाँ से चुनकर आती हैं? ये आती हैं राज्यसभा से चुनकर आती हैं। चरण सिंह की बात करें तो चरण सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हुए। ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कि लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए। और एक ऐसे प्रधानमंत्री की बात करेंगे जिन्होंने कि जब विश्वास मत, मतलब उस संसद में होता है कि आप विश्वास मत प्राप्त करें, चुनाव होता है, तो वो चुनाव में क्या करते हैं? प्रधानमंत्री रहते हैं विश्वनाथ प्रताप मिश्र। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहते हैं जो विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाए थे। तो उसके बाद और चलोगे तो सबसे कम समय तक 13 दिनों तक कौन से प्रधानमंत्री रहे? अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिनों तक। अर्थात कब सबसे कम समय तक जो प्रधानमंत्री रहे थे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा? जगजीवन राम का रहा। इन्होंने कितना 32 वर्ष काम किया। 32 वर्ष तक है, कितने? 32 वर्ष तक काम किया। उसके बाद और आगे चलोगे, जो मंत्रिमंडल सचिवालय होता है वो सब चीज़ें क्या होती है? मंत्रिमंडल सचिवालय का जो नियम है वो 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन पे आता है। जो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है प्रत्यक्ष रूप से 1961 के अनुसार ये आता है, किसके? प्रधानमंत्री के अधीन आता है। ये प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता हुआ। और इसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, इसका प्रशासनिक प्रमुख होता है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड
कैबिनेट सचिव का क्या काम होता है? कैबिनेट सचिव जो होता है सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है और मंत्रिमंडल सचिवालय और मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना होता है तथा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। इसके बाद क्या क्या होता है कि इनके बीच जो भी कुछ होते हैं उनको क्या सामंजस्य बैठाने का भी प्रयास करता है और जो भी कोई भी धन होता है या वित्तीय संसाधन होता है उनका आवंटन करने के लिए मंत्रिमंडल नहीं होता। उनका आवंटन या कोई भी मतलब वित्तीय संसाधन है उनको देख रेख मतलब उनको आवंटन करने के लिए क्या होता है, एक वित्त मंत्रालय का गठन किया जाता है जो वही सब काम करती है जो वित्त मंत्रालय होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, संसद क्या होती है। संघीय संसद हमारी क्या है? संसद की बात करें तो ये संसद किससे किससे मिलकर बनी होती है? ये संसद हमारे राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के एक हमारी संसद का निर्माण होता है। ये आर्टिकल 79 के अंतर्गत कहा गया है। उसके बाद अगर हम आप आते हैं तो राज्यसभा और उच्च सदन की बात करें। राज्यसभा और उच्च सदन की बात करोगे तो राज्यसभा क्या होता है कि राज्यसभा को ही हम क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं। और राज्यसभा का जो संरचना है वो आर्टिकल 70 के अंतर्गत रखा गया है। राज्यसभा में अधिकतम कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 सदस्यों की संख्या हो सकती है। अब इसके बाद बात करेंगे कि इसमें कितने राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, इन सब चीज़ों को बात करेंगे। इसमें वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो है 245। 12 सदस्यों को क्या करता है राष्ट्रपति इसमें नियुक्त करता है, जो किसमें पारंगत होने चाहिए वो सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के और सहकारिता के क्षेत्र में ये इन सब को अनुभव होना चाहिए। तो उन्हीं को क्या करेगा राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। और राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं और अधिकतम सदस्य हमने क्या कहा 250 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। जो प्रांतों या प्रांतीय क्षेत्रों से आए हैं वो 233 सदस्य हैं और 12 लोग को मनोनीत किया गया है। उसके बाद इनकी जो वर्ष आय होती है, जो न्यूनतम वर्ष होती है वो 30 वर्ष होती है, मतलब 30 वर्ष न्यूनतम आय होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलने का प्रयास करोगे तो इसके आर्टिकल 83 क्या कहता है कि ये इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। और ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद क्या होता है, सेवानिवृत्त होते हैं अर्थात अपने पद से हटते रहते हैं। इनका प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये क्या करते हैं, अपना पद से हटते रहते हैं। और ये इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा एक ऐसा अस्थायी सदन होता है, इसको क्या किया जाता है, भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा एक ऐसा अस्थायी सदन होता है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। जैसे लोकसभा होता है, लोकसभा को क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। किसके, प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को क्या कर दिया जाता है, भंग भी कर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये क्या होता है, एक अस्थायी सदन होता है। इसके बाद हम चलते हैं राज्यसभा सभापति और उपसभापति के पास। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति ये आर्टिकल 89 के अंतर्गत आते हैं। इन सबको देखने का प्रयास करोगे तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी भी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। मतलब उपसभापति या सभापति का चुनाव राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपने अनुसार करते हैं। मतलब उसमें मत होता है तो वो खुद ही मत देते हैं कि हमें किन को बनाना है। और फिर कहते हैं उपसभा का पद रिक्त होना या पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये आर्टिकल कितने के अंतर्गत कहा गया, आर्टिकल 90 के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ देखोगे कि सभापति को संबोधित और त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। और इसको हटाने की प्रक्रिया जो होती है, ये होती है कि जो
मतलब इसको 14 दिन पहले क्या करेंगे, इसको सूचित करेंगे, मतलब राज्यसभा के सदस्य को सूचित करेंगे 14 दिन पहले। उसके बाद हम जो था राज्यसभा में तत्कालीन एक क्या करने संकल्प प्रस्ताव के द्वारा इसको हम इनको क्या कर सकते हैं, इनको हम हटा भी सकते हैं। संकल्प प्रस्ताव पारित करेंगे, ये हम बहुमत के द्वारा वो पारित भी होना चाहिए। जब पारित हो जाएगा तब हम इनको क्या करेंगे, तब हम इनको हटा सकते हैं। और इनको हटाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 14 दिन पहले इन्हें सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपके खिलाफ ये सब करने चल रहे हैं। उसके बाद क्या करना है कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। जो मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद किसी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनसे मिलकर मंत्रिपरिषद बनती है। मंत्रिपरिषद क्या होते हैं, वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। और यहाँ देखोगे कि आर्टिकल 249 क्या कह रहा है। आर्टिकल 249 ये कह रहा है कि राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्तावित कर दें किसी विधेयक को, प्रस्ताव पारित करके घोषित कर दें। और वो क्या हो जाए कि वो जो विधेयक हो वो राष्ट्रहित में हो। तो जब वो राष्ट्रहित में होगा तब उसमें संसद उस विषय अस्थायी कानून के निर्माण तब संसद क्या करेगी, उसका निर्माण मतलब जब वो राष्ट्रहित में होगा तो संसद क्या करेगी, उस पे कानून, उस विषय में कानून का निर्माण कर सकती है। उसके बाद क्या करोगे, धन विधेयक का पूरा नियंत्रण होगा उस किसके पास होता है, वो लोकसभा के पास होता है। राज्यसभा उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। और यदि अगर धन विधेयक को राज्यसभा में पुनः स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो ये स्थापित नहीं हो सकता है। उसके बाद आगे चलोगे, ये जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक को अगर हम एक सदन से मतलब राज्यसभा को, मतलब अपने सदन से, लोकसभा सदन से पास करके राज्यसभा में भेज दिए, राज्यसभा में वो 14 दिन तक पड़ा रहा। राज्यसभा में अगर जो 14 दिन तक पड़ा रहा तो ये मान लिया जाएगा कि उसने वो क्या कर दिया गया है, पारित कर दिया है। चाहे वो राज्यसभा में कुछ हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन उसको क्या हो जाएगा, पारित कर दिया जाएगा। और एक भी चीज़ होती है धन विधेयक के अंतर्गत, जो राज्यसभा का होता है, राज्यसभा में उसमें संशोधन भी नहीं कर सकती, और मतलब इनके पास अधिकार ही नहीं है कि वो धन विधेयक को ऐसा कुछ कर सकें। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे। अगर आगे और चलोगे, आगे चलोगे तो आगे क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुला सकता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा का कम से कम 2 बार अधिवेशन बुलाएगा। 2 बार अधिवेशन बुलाने के लिए क्या करना होगा, उसे एक सत्र का जो अंतिम जब बैठक होती है, एक सत्र के अंतिम बैठक और अगली सत्र जब प्रारंभ होती है तो उसकी प्रथम बैठक में ही वो क्या करता है, अपने अधिवेशन बुला लेता है। जिससे कि जो 6 महीने का अंतराल होता है वो 6 महीने का अंतराल से नहीं हो पाता है, 6 महीने के अंतराल से बच जाना होता है। और यही रीज़न होता है कि मतलब कोई भी, मतलब 2 बार अधिवेशन बुलाया जाएगा, वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। और क्या कहते हैं, जो राज्यसभा की पहली बार जो गठन हुआ था 3 अप्रैल सन 1952 को पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ था। और उसके बाद पहली बैठक हुई थी 13 मई सन 1952 को पहली बैठक हुई थी। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कौन कौन से जो राज्य हैं वो नहीं करते, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन व दीव, लक्षद्वीप, ये सब क्या करते हैं, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लोकसभा को हम क्या कहते हैं, निम्न सदन के भी नाम से जानते हैं। लोकसभा और उसका संरचना ये आर्टिकल 780 के अंतर्गत दिया गया है। हमने राज्यसभा को बताया, राज्यसभा कितने के अंतर्गत है, वो आर्टिकल 80 के अंतर्गत है। लेकिन ये क्या है, 81 के अंतर्गत लोकसभा आती है। लोकसभा 81 के अंतर्गत आती है। अब इसमें कुछ देखने का प्रयास करेंगे। ये क्या कहा कि हमने जिसमें कहा कि ये प्रथम पहली बात ये क्या होती है, निम्न सदन होती है। इसमें क्या कहते हैं, सभापतित्व करने के लिए एक अध्यक्ष होता है। लोकसभा अपने पहले ही बैठक में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है। ये आर्टिकल किसके अनुसार, आर्टिकल 93 के अनुसार वो स्वतः ही ये अपने क्या करेगी, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुन लेती है। और मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या क्या है, मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 है। उसके बाद क्या है कि इसमें जो
530 जो है सदस्य, जो अधिकतम 530 सदस्य होते हैं वो राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, और जो 20 सदस्य होते हैं ये संघीय क्षेत्र के निर्वाचन से चुने जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलोगे तो जो इसमें राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नियुक्त करता है, इसमें राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नियुक्त करता है, और वो क्या होते हैं कि जो एंग्लो इंडियन होते हैं वो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को नियुक्त करता है। अगर वर्तमान में हम बात करें कि सदस्यों की संख्या लोकसभा में 545 है, जो 530 सदस्य हैं वो 28 राज्यों और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 2 सदस्य हमने बताया कि जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति की आर्टिकल 331 के अंतर्गत इनको नियुक्त करता है। उसके बाद हम देखते हैं, आगे चलें, आगे अगर हम चलते हैं तो इनका जो चुनाव होता है, जो देखो 61वें संविधान संशोधन 1989 ईस्वी के अनुसार भारत में अब तक 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति वयस्क मताधिकार के अंतर्गत वयस्क माना गया है, और मत देने का अधिकार भी हमारा कितना है, 18 वर्ष है। सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन है, बाहरी दिल्ली, और सबसे कम मतदाता वाला क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र लक्षद्वीप, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है, लद्दाख, और लोकसभा क्षेत्र सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, चांदनी चौक है। इसके बाद हम चलते हैं जो लोकसभा के सदस्य के लिए जो अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, वो पहली बात तो होनी चाहिए भारत के नागरिक, 25 वर्ष की उनकी उम्र होनी चाहिए, वो राज्य सरकार के अंतर्गत कोई भी लाभ पर पद पर नहीं होना चाहिए, पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, और इनका कार्यकाल कितना होता है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। और ये किसमें आर्टिकल 73 के अंतर्गत जो मंत्रिपरिषद होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होगी। अब तक जो हमारी लोकसभा हुई है वो 8 बार तक क्या कर चुके हैं, भंग किया जा चुका है। 8 बार भंग कर दिया जा चुका है। वो कब 1970, 1977, 1979 और 84 को, 1989, 1991, 1997, 1919 को हमारी लोकसभा क्या कर दी गई है, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग कर दिया गया है। इसके बाद और आगे चलोगे तो और यहाँ देखिए जो आपातकाल होते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा आपातकाल अगर हो जाता है, अगर देश में आपातकाल की स्थिति है तो उस समय 6 महीने या उससे अधिक 1 वर्ष तक लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा तक बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये 1976 में क्या हुआ था, लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। 2 बार 1976 में 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। उसके बाद हम चलते हैं, आगे चलने का प्रयास करोगे तो आगे क्या है, लोकसभा एवं राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जाएगा और स्थगित किया जाएगा। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। उसके बाद और चलोगे तो फिर आगे क्या देखते हैं, जब संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करें तब संसद प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ण सदस्य के लिए की कुल संख्या 10वां भाग होगी। इसमें कोई वो नहीं है। आगे चलते हैं हम, 108 आर्टिकल 108 क्या कहता है, आर्टिकल 108 के अंतर्गत आप देखोगे कि इसमें संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है कि इसमें आर्टिकल 108 में, और ये जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसको कौन बुलाता है, राष्ट्रपति इसको बुला सकता है। देखो और जो राष्ट्रपति जो ये सबका जो अधिवेशन बुलाएगा वो किन स्थितियों में बुलाएगा, 3 स्थितियों में बुलाएगा। फर्स्ट स्थिति क्या कहती है, फर्स्ट स्थिति कहती है कि दूसरे सदन वाला विधेयक अस्वीकार कर दिया गया हो, मतलब एक सदन से विधेयक पास करके दूसरे सदन में भेजा गया हो और वहाँ से क्या कर दिया गया हो, अस्वीकार कर दिया जाए, तब राष्ट्रपति अधिवेशन अपना बुला सकता है। तो आगे चलो, आगे क्या कहता है, दोनों सदन जब अंतिम रूप से
किसी विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से क्या हो, असहमत हो, तब भी क्या करेगा, राष्ट्रपति अपना अधिवेशन, दोनों सदनों का अधिवेशन बुला सकता है। और तीसरा क्या है कि दूसरे सदन का विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों। मतलब एक सदन से पारित कर दिया गया हो, दूसरे सदन में हो गया हो अब कोई भी विधेयक और वो 6 महीने से अधिक बीत गया हो, तब भी वो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकता है। कुछ मामलों में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। और फिर क्या कह रहा है, सदनों की संयुक्त बैठक अधिवेशन होने के लिए आहूत जो होते हैं, आहूत करने वाले आशय राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा में विघटन बीच में होने वाले हो जाने पर भी अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, मतलब जो लोकसभा का विघटन अगर हो जाता है तब भी क्या करेगा, राष्ट्रपति अपना संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। उसके बाद आर्टिकल फिर 108 क्या कहता है, इसके द्वारा जो कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति नहीं बुला सकता है, जैसे कि जो धन विधेयक होते हैं, धन विधेयक में क्या करेगा, राष्ट्रपति नहीं बुला सकता। और जैसे संविधान संशोधन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक जो 368 के अंतर्गत किया जाता है, 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना मतलब संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। सिर्फ सिंपली जो अधिवेशन होते हैं, जो पास करने होते हैं, उन्हीं में क्या करेगा, राष्ट्रपति अपना संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। जो विधेयक होते हैं, जो सिंपली विधेयक होते हैं, उसका जो दोनों सदनों में पास करने के लिए अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति, ना कि जो उच्च मामले होते हैं, जैसे कि धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। जैसे और फिर क्या होता है कि संविधान संशोधन के मामले में भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। ये लोकसभा और राज्यसभा में क्या होने चाहिए, ये पारित होने चाहिए, तभी इनका जो कानून बनता है, तभी इसके बाद कानून बनेगा। इनको अनिवार्य होता है कि लोकसभा और राज्यसभा में पारित हों। और जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक का जो अंतिम निर्णय होता है वो कौन करता है, धन विधेयक का अंतिम निर्णय करता है हमारा कौन, लोकसभा का ही अंतिम निर्णय होता है धन विधेयक के लिए। राज्यसभा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर पाती। अब लोकसभा के पदाधिकारी एवं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष क्या होते हैं, इनके बारे में देखने वाले हैं। आर्टिकल 93 क्या कहता है कि सदस्यों में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा लोकसभा में। इसको तो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो लोकसभा होती है उसमें जो सदस्य होते हैं वो अपने पहले ही बैठक में क्या करते हैं, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष का चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद आगे जो है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देखो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को क्या करेगा, त्यागपत्र देगा। और लोकसभा के अध्यक्ष जो होंगे, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता बल्कि सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है। और हमने इसको भी बता दिया, 14 दिन के पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब हम ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ है। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य के अधिकार क्षेत्र क्या आते हैं। इसमें क्या होता है कि सदन और सदस्यों के जो प्रश्नों को स्वीकार करना, उन्हें नियमित रूप करना या नियमित के विरुद्ध घोषित करना, नियम के विरुद्ध घोषित करना, ये सब किसका कार्य होता है, लोकसभा के अध्यक्ष का काम होता है। और किसी भी विषय से लेकर प्रस्तुति किए जाने वाले जो स्थगन प्रस्ताव होते हैं वो अध्यक्ष के अनुमति के द्वारा ही प्रस्ताव पेश किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो जो लोकसभा के अध्यक्ष का जो अधिकार क्षेत्र में आते हैं कि वो जो किसी भी विधेयक पर अगर क्या हो सके, बहस हो रही हो, कोई भी विधेयक पर विचार किया जा रहा हो, तब उसमें क्या करते हैं, उस बहस को रुकवा भी सकता है लोकसभा अध्यक्ष, उसको रुकवा भी सकता है। उसके बाद जो संसद सदस्यों को भाषण देने की अनुमति देना और भाषण को क्रम व समय निर्धारित कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा।
और क्या करता है कि विभिन्न विधेयक व प्रस्तावों के मतदान करवाना व परिणाम घोषित करना, ये सब भी इनका ही काम होता है। और संसद व राष्ट्रपति के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार करना, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसके बाद हम चलते हैं कि यहाँ प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब था? 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का कार्यकाल रहता है। 4 अप्रैल 1957 तक इसका 17 अप्रैल 1952 से लेकर 4 अप्रैल 1957 तक रहता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करोगे तो ये थे श्री जी मावलंकर जी, और उपाध्यक्ष की बात करोगे अनंत सैनम जी थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी मावलंकर, और दूसरे उपाध्यक्ष की बात करोगे अनंत सैनम जी थे। संसद एवं संसद सदस्यों से संबंधित कुछ विशेष बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो संसद के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित प्रश्न अंतिम निश्चय चुनाव आयोग की सलाह से राष्ट्रपति करता है। इसमें जो क्या कहते हैं कि मतलब कि एक समय में एक व्यक्ति एक सदन का सदस्य बन सकता है, और यदि कोई भी सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो उसे क्या कर दिया जाएगा? सदन के सदस्यता उसकी क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। मतलब किसी भी सदन में वो क्या करे कि 60 दिन तक वो किसी भी विधेयक में पास मतलब भाग नहीं लेता है तो उसकी सदन की सदस्यता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 101 कहता है। और यहाँ अगर देखोगे कि संसद का सदस्य अपने पद संबंधी शपथ लिए बिना, मतलब वो शपथ नहीं लिया है और कार्रवाई में भाग ले रहा है, तब क्या किया जाता है कि उसका जो कार्रवाई मतलब जो कार्रवाई हुई होती है उसको प्रभाव नहीं कर सकता, बट की जो पर जितने दिन वो ये सब काम किया है उसको पर दिन के हिसाब से 500 रुपये किया जाएगा। दंड स्वरूप उसे हर रोज़ के 500 रुपये दंड स्वरूप उसे देना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं भारत के महान न्यायवादी, जो आर्टिकल 76 के अंतर्गत रखा गया है। महान न्यायवादी कौन होते हैं? जो महान न्यायवादी सर्वप्रथम भारत की सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। विधि अधिकारी होते हैं ये ना तो संसद के सदस्य होते हैं ना मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं। उसके बाद इनको लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है, किंतु उसे मतदान देने का अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल हमारा 88 कहता है। और इन महान न्यायवादी की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं जो इनकी अहर्ताएँ होनी चाहिए। इनकी अहर्ताएँ क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए होती है। और वह सबसे मतलब कि महान न्यायवादी को सहायता देने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल को 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की भी नियुक्ति की जाती है। इसके बाद चलते हैं आर्टिकल 148 से 151 के बीच। जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है उसका यही तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है जो हर एक चीज़ को देखभाल करता है। हमारे जो इसमें जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति इसकी करता है राष्ट्रपति, और किंतु उसे पद से संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर ही हटाया जा सकता है। और इसको किन किन चीज़ों से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा? कि ये अगर कदाचार का व्यवहार कर रहा हो, असमर्थता इसकी हो, तब इसको क्या करता है संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका जो तिथि होती है पद ग्रहण के बाद, ये 6 वर्ष तक ये रहता है। अगर इसकी 65 वर्ष आयु पूरी हो जाती है, 6 वर्ष तक इसका पद का कार्यकाल है। लेकिन अगर जो 65 वर्ष इसकी आयु उसके पहले ही हो गई तो इसको पद अपना और मतलब छोड़ना पड़ेगा। इसको अपना पद छोड़ना ही पड़ेगा उससे पहले ही, भले ही कि ये क्या इसका 6 वर्ष का कार्यकाल न पूरा हुआ हो। उसके बाद हम चलते हैं कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो सार्वजनिक धन का संरक्षक यही होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ही भारत के प्रत्येक राज्य एवं प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का संचित निधि के लिए किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही
हुए हैं, यह इस बात का परीक्षण कौन करता है? इस बात का परीक्षण हमारा नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति राज्यपाल के निवेदन पर किसी भी अन्य प्राधिकारी लेखों मतलब अन्य जो चीज़ें होते हैं उनका भी क्या कर लेखा परीक्षक कर सकता है, और स्थानीय निकायों के भी लेखा परीक्षक ये कर सकता है। उसके बाद क्या करते हैं कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वो केंद्र सरकार की लेखाओं से संबंधित जितने राष्ट्रपति जो संबंधित जो प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को देता है, जिससे कि वह संसद प्रत्येक सदन के पटल पर रखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति के गाइड या मित्र मार्ग के रूप में कार्य करती है। उसके बाद हम चलते हैं भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि, इसमें क्या संचित निधि जो राजस्व होते हैं वो कहाँ से, भारत का जो सरकार के जो प्राप्त राजस्व होते हैं वो कहाँ से आते हैं? आयकर, निगम कर, जो शुल्क होते हैं वहाँ से, उत्पाद शुल्क, ट्रेजरी बिल यहाँ से भी आता है। दिए गए ऋण की अदायगी से प्राप्त जो धन होते हैं ये सब क्या होते हैं? जो भारत सरकार के राजस्व में जो पैसा आता है वो यहाँ से आता है, जो संचित किया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं संचित निधि पर। भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि पे अगर चलोगे तो इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है कि भारत की संचित निधि से ही क्या कहते हैं राष्ट्रपति को वेतन भत्ता अन्य व्यय भी क्या किया जाता है, राष्ट्रपति को दिया जाता है। हमारे जो भारत सरकार की संचित निधि होती है वहाँ से जो पैसे होते हैं इन सबको जो वेतन होता है भत्ता होते हैं इन सबको दिए जाते हैं। जो राज्यसभा उपसभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष वेतन भत्ता, उच्च न्यायालय न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को वेतन पेंशन भत्ता ये सब, और ऐसा ऋण भार जिनका कि दायित्व भारत सरकार के ऊपर है ये भी क्या होता है कि संचित निधि से ही दिए जाते हैं। इसके बाद चलोगे तो भारत सरकार पर किसी भी अन्य न्यायालय द्वारा जो दी गई डिक्री पंचाट होती है उसको भी द्वारा क्या किया जाता है, एक भारत के संचित निधि के द्वारा ये दिया जाता है। और संसद कोई भी घोषणा कर दी है कि हाँ यहाँ धन इतना देना है या कैसे करना है, उस घोषणा जो भी करती है संसद उसको भी हमारे क्या संचय निधि के द्वारा ही दिया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इसको हम देखे हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया को देखने का प्रयास करें। इनका बात आती है ये कहाँ से किया जाता है? 368 के अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। और उसके बाद अगर हम चलने का प्रयास करोगे आगे, और ये कितने प्रकार से होते हैं संविधान संशोधन? साधारण विधि द्वारा अगर देखने का प्रयास करोगे तो इसमें क्या करना होता है कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बना सकती है। अंतर्गत राष्ट्रपति पूर्ण अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे ये राज्यों का निर्माण, राज्यों के क्षेत्र सीमा, नाम परिवर्तन, संविधान के नागरिक संबंधी अनुसूची, जनजाति के प्रशासन संबंधी केंद्र व राष्ट्र सरकार के संबंधित व्यवस्थाएं, ये अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो इन सब में क्या होते हैं कि संसद के द्वारा इन विधि का निर्माण किया जा सकता है। विशेष बहुमत द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसमें अगर देखने का प्रयास करोगे विशेष बहुमत द्वारा कैसे किया जा सकता है? विशेष बहुमत द्वारा देखो, विशेष बहुमत द्वारा संशोधन कैसे किया जा सकता है? यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्य 2/3 मतों से क्या करें विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति स्वीकृति मिलने पर संशोधन जो संविधान का संशोधन का अंग बन जाता है और न्यायपालिका राज्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आ जाती है। तब उसमें क्या कर देता है, कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं को इसी प्रकार द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संसद के इसके बाद आते हैं संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों के स्वीकृति संशोधन। इसमें क्या करता है कि जो संविधान के कुछ अनुच्छेद संशोधन है, विधेयक संसदों को संसद के दोनों सदनों के जो बहुमत होगा राज्यों के कुल विधानमंडलों से कम से कम आधे द्वारा क्या होना चाहिए, स्वीकृति होना चाहिए। इसके द्वारा किए जाने वाले जो संशोधन होते हैं, जो प्रमुख विषय होते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए आर्टिकल 54 के अंतर्गत इसमें संसद को क्या कहते हैं
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो संसद की विशेष बहुमत या राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति का संशोधन होता है, इसमें क्या देखो, इसमें होता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की पद्धति होती है उसमें भी ये प्रभावित कर सकते हैं संसद हमारी। और राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए जो कार्य पदावधि होती है कि राष्ट्रपति के कितना कार्यकाल होगा, ये सब कौन निर्धारित करेगा? संसद ही हमारी निर्धारित करती है। ये आर्टिकल 55 के अंतर्गत। और कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार क्या होता है? और कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और राज्यपालिका की शक्ति का विस्तार भी संसद के द्वारा ही किया जाता है। केंद्र शासित क्षेत्रों और उच्च न्यायालय के क्या क्षेत्र होंगे, ये भी इनके द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। संघीय न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंधी अनुसूची में कोई भी विषय हो, इन सबको और संसद राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संविधान उपबंध, ये सब किसके द्वारा किए जाएंगे? संसद के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यहाँ देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वो उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, संविधान संशोधन के विधेयक को पेश किया जा सकता है। अब यहाँ हम देखते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका हमारी कितनी होती हैं? न्यायपालिका का मतलब कि हमारी बात करेंगे न्यायपालिका में तो हम क्या कह रहे हैं कि जो न्यायपालिका की हम बात कर रहे हैं, तो न्यायपालिका में हम दो चीज़ें देखने वाले हैं कि इसमें देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। जो हमारी सर्वोच्च न्यायालय होता है वो प्रमुख न्यायपालिका होती है। जो हमारे पूरे इंडिया में कोई भी मैटर होता है वो हमारी न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, वही तय करती है। जो मतलब कि हर एक छोटी न्यायालयों से उठकर आते हैं। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायपालिका के बारे में देखने का प्रयास करें तो ये क्या है? इकहरी और एकीकृत न्यायपालिका होती है। इसमें सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय ही है, जो कहाँ पे है? जो दिल्ली में इस समय विद्यमान है। और इसकी स्थापना और गठन की बात करोगे, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का अधिकार की बात करोगे या शक्ति के बात करोगे, तो भारतीय संसद से इसको और विधि निर्माण की शक्ति जो है भारतीय संसद से प्राप्त होती है। आर्टिकल 124 के अंतर्गत क्या किया जाता है कि उच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और न्यायाधीशों की संख्या इस समय कितनी है? वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या क्या है? 33। जो 32 क्या होंगे? एक मतलब मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके बाद जितने न्यायाधीश होंगे वो क्या होंगे उसके नीचे होंगे, मतलब कि जो 32 अन्य न्यायाधीश होंगे। जो पहले कितना था? 30 न्यायाधीश थे। उसके बाद मतलब 31 न्यायाधीश थे, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता था और 30 अन्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन कुछ समय उसके बाद इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 33। और इसकी नियुक्ति की बात करोगे तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और इनके जो उच्च न्यायालय की न्यूनतम आय होती है, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की न्यूनतम आय कोई भी संविधान में कोई भी इनकी निश्चित आयु निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इनकी रिटायर की आयु निर्धारित की गई है। रिटायर की आयु कितनी निर्धारित की गई है? 65 वर्ष निर्धारित की गई है। और इनको क्या इनकी अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विधेयक बहुमत पारित करके इनको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया भी जा सकता है। अब यहाँ देखेंगे उच्चतम न्यायालय के जो योग्यताएं होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए कि वो कम से कम 2 अन्य न्यायालयों में जो लगातार कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश के रूप में रह चुका हो 2 अन्य न्यायालयों में। और क्या हो कि 10 या तो क्या हो कि किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में रह चुका हो। और या तो राष्ट्रपति की दृष्टि में वो क्या कानून का उच्च कोर्ट से ज्ञाता हो। अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो रिटायर हो गया, अपना अवकाश ले लिया हो, अवकाश प्राप्त कर लिया हो, तो वो क्या करेगा कि किसी भी अन्य न्यायालय में वो अपनी क्या करेगा? वकालत नहीं कर सकता। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति ही दिलवाता है। राष्ट्रपति दिलवाता है। मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान का सर्वोच्च न्यायालय के
बैठक बुलाई जा सकती है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुलाई जा सकती है, राष्ट्रपति की पहली स्वीकृति लेनी पड़ती है। फिर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों अन्य किसी भी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुलाई जा सकती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बार कहना कहाँ हैदराबाद और श्रीनगर में ऐसी बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इसके बाद हम चलते हैं उच्चतम न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र होता है। अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है उच्चतम न्यायालय का, जो निम्न मामले के अंतर्गत, मतलब इसमें क्या होता है कि जो संघ और तथा कोई भी एक राज्य अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के विवाद हो रहा हो तो उसमें भी ये किसके अंतर्गत आते हैं, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई भी विवाद होता है जो उनके वैधानिक अधिकार के अंतर्गत निहित हो, तब ये भी क्या होता है, उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही आ जाता है। अपीली क्षेत्र अधिकार क्या होता है, इसमें अपीली क्षेत्र है देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है। जैसे कि कोई भी उच्च न्यायालय हो, उसमें निर्णय दिए गए हों, वो आपको उसके उस उच्च न्यायालय के विरुद्ध जो अधिकार, मतलब कि जो निर्णय दिए गए हैं उनके विरुद्ध अगर आप अपील करना चाहोगे तो आप कहाँ जाके करोगे, उच्चतम न्यायालय में उनके विरुद्ध अपील करोगे तो वहाँ भी निर्णय होगा। और सर्वोच्च न्यायालय जो मतलब उच्चतम न्यायालय है हमारा, वही उसका अंतिम निर्णय ही हमारा क्या होगा, मान होगा। वो कोई भी निर्णय देती है वो सर्वोपरि मान होगा। और जो अपीली क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वो 3 मामले आते हैं, संवैधानिक से जुड़ा हो, दीवानी से जुड़ा हो और कहाँ से जुड़ा हो, फौजदारी मामलों से जुड़ा होना चाहिए। इसके बाद हम आगे और चलते हैं, आगे क्या चलते हैं कि परामर्शदात्री क्षेत्र। परामर्शदात्री क्षेत्र भी किसके उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसमें क्या करना होता है, जो आर्टिकल 143 इसमें क्या करती है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है, लेकिन किसी भी मामले में या किसी भी मामले में राष्ट्रपति सलाह लेना चाहता है तो उच्चतम न्यायालय से ले सकता है। और उच्चतम न्यायालय के ये अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो राष्ट्रपति को सलाह दे सके, लेकिन ऐसा ये जरूरी नहीं हो कि वो राष्ट्रपति उनकी सलाह को माने, ये जरूरी नहीं हो। और फिर क्या होता है, पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। अगर उच्चतम न्यायालय ने कोई भी निर्णय दे दिया है और उच्चतम न्यायालय ने कोई भी निर्णय दे दिया है, उससे उसके जो निर्णय है उसमें क्या संशोधन करने के लिए हम पुनर्विचार याचिका दायर कर सकते हैं, जो उसके उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आती हैं। अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत क्या करते हैं, अभिलेख न्यायालय संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्षी रूप से स्वीकृत किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न नहीं किया जाएगा। इसकी जो भी प्रामाणिकता होगी इसके अंतर्गत प्रश्न नहीं किया जाएगा। मौलिक अधिकार का रक्षक। मौलिक अधिकार का रक्षक किसे कहेंगे, उच्चतम न्यायालय को ही मौलिक अधिकार का रक्षक भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हमारी कोई भी अधिकार, मतलब जो भी हमारे अधिकार है उसका हनन हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आर्टिकल 32 क्या कहता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है किसका, मौलिक अधिकार का रक्षक किसको, सर्वोच्च न्यायालय को ही माना जाता है। और मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। और न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हमने पहले बता चुका है क्या चीज़ें होती हैं। परमादेश क्या होता है और अधिकार परीक्षा लेख ही क्या होता है, इन सब चीज़ों को हमने पहले जब पढ़ा रहे थे तो वहीं हम पढ़ा चुके हैं। तो इसको पूरा पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ाई हैं। उसके बाद हम आते हैं जो न्यायालयी चीज़ें हम पढ़ रहे थे, न्यायालयी चीज़ें पढ़ते हुए हम आते हैं। अब तक तो हमने पढ़ा किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। अब पढ़ते हैं हमने उच्च न्यायालय। हमारे राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो न्यायालय, जो प्रमुख न्यायालय है वो कौन सा न्यायालय होता है, वो उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय क्या होता है, ये राज्य, मतलब कि ये क्या कि उच्च न्यायालय का संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये आर्टिकल 214 के अंतर्गत रखा गया है। या किसी भी, मतलब कि 2 राज्यों के लिए एक न्यायालय होगा, मतलब एक न्यायालय, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये भी इनका
मतलब आर्टिकल के 231 के अंतर्गत कहा गया है। जैसे कि यहाँ आप देखने का प्रयास करोगे, वर्तमान में पंजाब और हरियाणा का एक उच्च न्यायालय है, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का एक उच्च न्यायालय है, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और नगर दमन गोवा, दादर नगर हवेली, दमन दीव, इन सब का भी एक उच्च न्यायालय है, और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी एक ही उच्च न्यायालय है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि 231 के अनुसार कि किसी भी राज्य को एक से अधिक राज्यों के एक न्यायालय हो सकता है। और इसमें अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो उच्च न्यायालयों की बात करें, तो वर्तमान में हमारा क्या क्या है। वर्तमान में हमारे जो 25 न्यायालय हैं, अभी अभी हाल ही में कुछ एक न्यायालय बना हुआ है जो हमारा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25 उच्च न्यायालय हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां की उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 217 के अंतर्गत भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे अब हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता की बात करें, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो भारत के नागरिक हों, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारक कर चुके हों तथा किसी भी उच्च न्यायालय या एक ऐसा अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता हों। और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को उन राज्य या राज्यों जिसमें कि उच्च न्यायालय स्थिति है का राज्यपाल पद की शपथ दिलाता है। इनकी अगर आय की बात करोगे तो इनका जो आय होता है, इनकी जो न्यूनतम आय तो कुछ है नहीं, लेकिन जो अधिकतम आय होती है वो कितने वर्ष तक होती है, 62 वर्ष। 62 वर्ष तक ये इनको क्या किया जाता है, रिटायर हो जाना होता है। लेकिन इनको अगर प्रस्ताव की बात करोगे तो ये 65 वर्ष प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन अभी पारित नहीं हो पाया है। ये 62 वर्ष की आयु में ही ये रिटायर हो जाते हैं। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो अपना पद त्याग सकते हैं। वो राष्ट्रपति को संबोधित पत्र के द्वारा भी अपना पद त्याग सकते हैं। अगर इसके बाद आगे चलने का प्रयास करें तो आगे क्या करते हैं, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं, इसको हम चलो एक आध दिन बताते हैं। इसके निर्णय और आधिकारिक मामले, मतलब कि अभिलेख न्यायालय ऐसा होता है कि जो राज्य का जो न्यायालय होंगे इसके अंतर्गत जो निम्न न्यायालय होते हैं इसके अधीन आते हैं। मतलब कि ये उच्च न्यायालय जो होगा राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होगा, राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसके भी बात जो उसके केंद्र का न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट ही होता है। और इसके अंतर्गत जो होंगे निम्न जो न्यायालय होते हैं वो इसके अधीन आएंगे। इसलिए इसे अभिलेख न्यायालय, मतलब इसका जो प्रमुख होगा, राज्यों का जो प्रमुख न्यायालय होगा वो यही होगा। और ये आर्टिकल किसके अंतर्गत रखा गया है, 215 के अंतर्गत रखा गया है। और मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को स्थानांतरित किसी भी दूसरे न्यायालय में कर सकता है मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के द्वारा। उसके बाद हम चलते हैं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें। उच्च न्यायालय के अगर क्षेत्राधिकार की बात करोगे तो इसमें हम देखेंगे, अगर हम यहाँ बात करें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें, उच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि उच्च न्यायालय की जो इच्छा प्रत्येक उच्च न्यायालय के जो नौकाधिकरण के इच्छा पत्र, तलाक, विवाद, कंपनी कानून, न्याय की अवमानना, कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन, अनुच्छेद 226 के लिए
आवश्यक निर्देश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा लेख, इन सब का जो अधिकार क्षेत्र आता है ये भी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अपीली उसके बाद आते हैं अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या आते हैं उच्च न्यायालय के अंतर्गत अपीली क्षेत्राधिकार क्या आते हैं। इसमें आते हैं फौजदारी जो मामले होते हैं वो, और क्या होते हैं दीवानी मामले होते हैं। दीवानी मामलों में अपीली क्षेत्र भी क्या होता है उच्च न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं। पेटेंट, डिज़ाइन और उत्तराधिकार, भूमि प्राप्त और दिवालियापन, संरक्षकता मामलों की भी अपील हम कहाँ कर सकते हैं उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय ही इन सब की जो अपील होती है वो सुनता है। उसके बाद आते हैं उच्च न्यायालय में जो मुकदमों का हस्तांतरण होता है वो कहाँ, ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी आता है हमारे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि जो उच्च न्यायालय के ऐसा लगे कि जो अभियोग या अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है विधि के किसी भी सार्वजनिक प्रश्न से संबंध हो तो अपने यहाँ हस्तांतरित कर लिया जाता है। मतलब कि इसके को मतलब कोई भी हाई प्रोफाइल मामला या मुकदमा होता है तो ये अपने यहाँ क्या करेगी, हस्तांतरित कर लेगी। इसके अधीन के अंतर्गत आता है। प्रशासकीय अधिकार के अंतर्गत क्या आता है कि मतलब न्यायाधीशों की न्यायालयों में नियुक्ति और पदोन्नति तथा छुट्टियों से संबंधित जो तो अधिकार होते हैं ये भी क्या होते हैं उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारी राज्य होते हैं। राज्य में एक राज्यपाल होता है या एक या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होता है। इन सब चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे तो जो हमारा राज्यपाल के बारे में चर्चा करने वाले हैं तो राज्यपाल को बारे में चर्चा करेंगे तो जो हमारा राज्य के कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल ही होता है। इसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका उपयोग करता है। जो प्रत्येक जो राज्यों का राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है जो, परंतु वास्तविक जो शक्ति होती है ये मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जैसे एकदम देखो राज्यपाल एकदम राष्ट्रपति के अनुसार होता है और मुख्यमंत्री एकदम प्रधानमंत्री के अनुसार होता है। काम तो सब इन्हीं के ऊपर होगा, लेकिन जो काम करने वाली जो कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका होगी वो हमारी क्या होती है। जैसे वहाँ सेंट्रल सरकार में जाओगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और इंडिया में जाओगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाओगे तो हमारा जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ होती हैं वो औपचारिक शक्तियाँ होती हैं, बट काम तो उसी के ऊपर होता है। लेकिन जो कार्यपालिका जो वास्तविक रूप से कार्यपालिका हमारी होती है वो प्रधानमंत्री अथवा मंत्रिपरिषद होती है। वैसे यहाँ भी राज्यों में होता है जो राज्यपाल होता है उनकी क्या होती है, जो औपचारिक शक्तियाँ होती हैं उनको क्या करना है, उद्घाटन करना है, शपथ दिलाना है, यही सब इनका काम रहता है। बट जो वास्तविक कार्यपालिका होगी वो क्या होती है, मुख्यमंत्री की होती है। तो उससे यहाँ भी मुख्यमंत्री को होती है और इसकी जो मंत्रिपरिषद होती है इनके अंदर में पूरा नेतृत्व में काम कार्य होता है। इसी प्रकार हम आगे चलने का प्रयास करोगे तो आगे और चलोगे। जो आर्टिकल जो संविधान संशोधन 1953 में क्या लिखित किया गया कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 के अनुसार यह जोड़ा गया कि मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल की योग्यता की बात करोगे तो राज्यपाल की योग्यता आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और राज्य विधानसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता भी वो व्यक्ति रखता हो, तब उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और 5 वर्ष की इनकी अवधि होती है। 156 ए के अनुसार इनका जो पद धारण करता है, ये अपना पद को धारण करता है, और आर्टिकल 156 सेकेंड के अनुसार यह पद त्याग कर सकता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की कोई भी प्रक्रिया उल्लिखित नहीं है। और राज्यपाल की अगर वर्तमान वेतन की बात करोगे तो ये 3.5 लाख रुपए इनका क्या होता है, वर्तमान वेतन है। और यदि राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो गया हो तब उसे तब उसका जो वेतन होगा वो राष्ट्रपति तय करेगा कि इनका वेतन कितना निर्धारित किया जाए।
उसके बाद हम आते हैं राज्यपाल की जो विशेष अधिकार होते हैं। इनके विशेष अधिकार इनके क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। जो वह अपने पद की शक्तियों का प्रयोग कर्तव्य के पालन के लिए न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ये मतलब पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्रवाई नहीं प्रारंभ की जा सकती। और इनके विशेष अधिकार क्या हैं कि गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है। और क्या होता है कि राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व, पश्चात या द्वारा किए गए जो कार्य होंगे वो क्या हो सकते, मतलब कोई भी कार्य जो कि पूर्व मतलब अगर न कर वो अपना पद या उसका त्याग दे रहा है या कुछ कर रहा है, तब उसका जो कार्रवाई हुई है, ये नहीं है कि उनकी जो कार्रवाई हुई है वो मतलब जो कार्रवाई जो किया गया है उसको ना मान्य हो, वो उसकी कार्रवाई मान्य होती है। और यहाँ क्या कहता है, राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व, पश्चात उसके द्वारा किए गए जो कार्य के संबंध में कोई भी सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है। उसके राज्यपाल की शक्तियों का कार्य क्या है। का राज्यपाल कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं इनके पास क्या होती हैं कि राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। हमने कहा कि जो भी राज्य के कार्य होंगे कार्यपालिका के, वो राज्य के राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, लेकिन वास्तविक जो कार्यपालिका होगी वो मंत्रिपरिषद होगी। जो मुख्यमंत्री जो पूरे काम को क्या करेगा, मुख्यमंत्री ही करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। गोपनीयता की शपथ भी कौन दिलाता है, इनको राज्यपाल ही दिलाता है। राज्यपाल और उच्च न्यायाधीशों जैसे कि सचिव, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ये भी क्या करेगा, राज्यपाल ही करेगा। राज्य के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। उसके बाद हम चलते हैं, राज्यपाल का जो अधिकार है कि वो राज्य के प्रशासन संबंधी मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे और राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल और राज्य विशेषाधिकार कुलाधिपति क्या होते हैं। कुलाधिपति होता है कि उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। और विश्वविद्यालय में जो क्या होगा, ये कुलपति होगा, उपकुलपति क्या होंगे वहाँ, और उपकुलपतियों को भी नियुक्त करता है। जो विश्वविद्यालय होते हैं राज्य के विश्वविद्यालय, वो क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, कुलाधिपति होता है और उपकुलपति को भी यही राज्यपाल ही नियुक्त करता है। वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्य का 1/6 भाग सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। और जो कहाँ हो कि विज्ञान, साहित्य, कला और समाज के सहकारिता में आंदोलन आदि से संबंधित हों, इन सब को क्या करेगा वो कि जो विधान परिषद होती है उनमें 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। विधायी अधिकार इसके क्या होते हैं। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। राज्यपाल क्या होगा, विधानमंडल का अभिन्न अंग होगा। ये अनुच्छेद 164 के अंतर्गत इनका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल विधान मंडल और सत्र अवसान करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा में अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी कर सकता है। अर्थात ये हमेशा एकदम सेम टू सेम क्या होगा, राष्ट्रपति के अनुसार होगा। राष्ट्रपति जैसे अधिवेशन को अपने संबोधित करता है वैसे ये भी कर सकता है। इसके बाद इनकी क्या होते हैं कि राज्यपाल विधानसभा के किसी भी सदस्य के अयोग्यता प्रश्न उत्पन्न होता है तो वो अयोग्यता संबंधी विवाद निर्धारण और राज्यपाल चुनाव आयोग से परामर्श करके करता है। उसके बाद हम चलते हैं आगे इसको क्या होता है कि जो राज्यसभा विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के द्वारा अधिनियमित बना दिए जाते हैं। और विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं प्राप्त है तो राज्यपाल उस समुदाय के एक व्यक्ति को विधानसभा का सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये इसके अधिकार क्षेत्र किसमें 330 के अंतर्गत आते हैं। अगर इसके बाद हम और आगे चलने का प्रयास करें,
वित्तीय अधिकार, इसका वित्तीय अधिकार के क्षेत्र की बात करेंगे तो वित्तीय अधिकार में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वित्तीय अधिकार में अगर बात करोगे तो इसका वित्तीय अधिकार क्षेत्र आता है कि जो वित्तीय अधिकार के क्षेत्र में होते हैं, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है और विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। और भी हम क्या करें कि राज्यपाल की जो संस्तुति होती है, संस्तुति के बिना कोई भी या किसी भी मांग का जो विधानमंडल के समुदाय होते हैं उनको नहीं रखा जा सकता है। इसके बाद आएंगे हम यहाँ, ऐसा कोई भी विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि राज्यपाल इसकी क्या करें, संस्तुति ना कर दे। उसके बाद आते हैं न्यायिक अधिकार। राज्यपाल क्या होते हैं, राज्यपाल के भी न्यायिक अधिकार होते हैं। राज्य की किसी भी दंड की क्षमा करना और उसका प्रविलंबन करना, मतलब विराम या परिहार कर सकेगा। इसके बाद परिहार, लघुत्तम, ये सब भी चीज़ें इनके कुछ चीज़ें हैं जो इनके अधिकार क्षेत्र के अंदर 161 के अंतर्गत आती हैं कि मतलब कि सिद्ध दोष ठहराया गया हो, इन सब के अपराध को माफ़ कर सकता है। आपातकाल, मतलब कि ये हमेशा हमने बताया कि राष्ट्रपति के तरीके ये भी राज्यपाल भी काम करते हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो आपात शक्तियों के बारे में। आपात शक्तियाँ में जब राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनमें कि राज्य का शासन संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब तो वह राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति के पास एक प्रतिवेदन भेजता है और उससे कहता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो इसमें उसके राज्य क्षेत्र का जो कार्यकाल होगा, जो भी कार्य होगा वो किसके अंतर्गत कार्य करेगा, वो राज्यपाल वहाँ के उस राज्य का पूरा देख रेख कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन नाम किसका कौन होता है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू हुआ था, अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन लागू हुआ है। लेकिन काम कौन करता है, हमेशा काम वो करता है, राज्यपाल करता है। राज्यपाल की स्थिति की बात करें कि जो हम राज्यपाल के जो अधिकार और दृष्टिपात करें तो ऐसा लगता है कि राज्यपाल एक बहुत शक्तिशाली अधिकार है, किंतु वास्तविक इसके सर्वथा भिन्न है। हमने क्या कहा कि मतलब कि लगता तो है कि राज्यपाल बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन शक्तिशाली क्या, मतलब इसके जो औपचारिक, हमने कहा कि जो अधिकार क्षेत्र हैं, इसके जो अधिकार क्षेत्र हैं ये औपचारिक अधिकार क्षेत्र हैं। काम तो इसके नाम पे होगा, लेकिन काम करने वाला कौन होगा, काम करने वाला प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। जो उसका मंत्रिपरिषद होगा वही इसका सारे काम को करती है। अर्थात जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो जो प्रधानमंत्री हमने बोल दिया वहाँ मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो राज्य में मुख्यमंत्री के ही पास होती हैं। जो उसका जो परिषद होता है, जो मंत्रिमंडल होता है मुख्यमंत्री का, वही करता है। और इसकी अगर हम और आगे चलते हैं तो विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में क्या होता है, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह इससे पूर्व भी उससे विघटित कर सकता है, जैसे कि विधानसभा को विघटित कर सकता है। और विधानसभा के सत्रावसान का आदेश कौन देता है, सत्रावसान का भी आदेश कौन देता है, राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। और न्यूनतम आयु जो विधानसभा के सदस्यों की होती है वो 25 वर्ष होती है। जो फिर क्या करते हैं कि जो 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य होते हैं प्रत्येक राज्य विधानसभा में कम से कम। और गोवा में कितने सदस्य हैं 40, मिजोरम में 40, कम से कम 60, अधिक से अधिक 500। लेकिन अपवाद में देखो गोवा, मिजोरम, सिक्किम अनुच्छेद 171 में 71 के विशेष राज्य का दर्जा की व्यवस्था इन सबको दी गई है, गोवा, मिजोरम और सिक्किम को, क्योंकि यहाँ राज्यों के जो विधानसभा की जो सीटें हैं वो बहुत ही कम हैं। उसके बाद लेकिन हमारे कम से कम निर्णय कितना लिया गया है, 60 सीटों का निर्णय लिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं विधानसभा के अधिकार और कार्यक्षेत्र। अधिकार और कार्यक्षेत्र की बात करें विधानसभा में, ये क्या आता है, विधानसभा के निर्माण, विधि निर्माण का फर्स्ट और विधि निर्माण क्या होता है,
सभा के अधिकार के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे नंबर पर चलें तो वित्तीय विषयों से संबंधित प्रक्रिया, इन सब का भी अधिकार किसके आता है, इसकी इन्हीं के अंतर्गत आता है। जैसे कि राज्य विधानमंडल राज्य सरकार तथा वित्तीय अवस्था के पूर्ण नियंत्रण करता है, तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक विवरण भी करता है। कार्यपालिका के भी नियंत्रण कौन करता है? कार्यपालिका का भी नियंत्रण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संवैधानिक संशोधन भी ये क्या कर सकती है, हमारे जो विधेयक जो संघीय रूप से प्रभावित करने वाले संविधान संशोधन और विधेयक यदि संसद दोनों सदनों से द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा ही इसकी पुष्टि की जाती है। निर्वाचन संबंधी अधिकार भी इनके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री, जैसे कि वहाँ हमने सेंट्रल में पढ़ा था, मतलब कि गवर्नमेंट प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा था। अब इसी तरीके से आपको पढ़ना है किसको, मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। ये क्या होता है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद की बैठकों में की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री ही करता है, जिसमें मंत्रिपरिषद के जो निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है और मंत्रिपरिषद तक और जब कभी भी राज्यपाल कोई भी बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वो क्या करेगा, मुख्यमंत्री के द्वारा ही उसको वहाँ तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जो राज्यपाल के सारे अधिकार क्षेत्र होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? मुख्यमंत्री। जितना भी राज्यपाल के काम होते हैं वो सब कौन करता है? मुख्यमंत्री भी करता है। केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंध क्या होते हैं? भारत में केंद्र और राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख करता है, अर्थात संघवाद इसी प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। संविधान कहाँ से, संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य के विधान जो प्रशासनिक वित्त शक्तियाँ होती हैं विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका के विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। भारतीय जो 7वीं अनुसूची है उसमें जो केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है। इनको में 3 तरीके के, जैसे संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ सूची क्या होती है? संघ सूची में होता है कि केंद्र अपना कानून बना सकती है। राज्य सूची में क्या होता है कि राज्य गवर्नमेंट जो होती है वो कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य और सेंट्रल सरकार दोनों भी कानून बना सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी दशा में यदि राज्य का कानून बनाई हुई है वो और उसी कानून को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, मतलब लोकसभा से आ रहा है तो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, तब वहाँ क्या होगा, राज्य के बनाए हुए कानून को निरस्त कर दिया जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून को मान्यता दी जाएगी। ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने के संसद की शक्तियाँ क्या हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे हम चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 249 हम संविधान अनुच्छेद बता चुके हैं। इसके बाद संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत क्या होते हैं? संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत नगर निगम, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि और छोड़कर और संपत्ति के और संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक। रेल वाला तो ये उसमें जीएसटी में शामिल हो गया, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, ये सब चीज़ें। उसके बाद राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत की बात कर रहे हैं तो हमने इसको देखो कृषि, भूमि संपदा शुल्क, ये सब, पशु, नौकायान, भवनों विक्रय, ये सब चीज़ें। और ये क्या है, संघ के प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत क्या आएंगे? संघ के प्रमुख क्षेत्र के अंतर्गत हमने बताया ऊपर वाले जो चीज़ें आएंगी संघ के अंतर्गत आएंगी और नीचे वाले जो चीज़ें आएंगी राज्य के अंतर्गत। संघ के अंतर्गत नगर निगम, नगर कर और सीमा शुल्क कर, निर्यात शुल्क कर, कृषि भूमि और छोड़कर कृषि भूमि को छोड़कर अन्य जो अन्य संपत्ति का जो संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व, शेयर बाजार, ये सब क्या होंगे? संघ के प्रमुख राजस्व होते हैं। लेकिन राज्य के राजस्व क्या होंगे? ये क्या होंगे? व्यक्ति का ऋण, भूमि संपदा शुल्क, भूमि वाहनों पर कर और पशुओं, नौकायान, विक्रय वाहनों पर और चुंगी कर, ये सब के अंतर्गत आएंगे। ये सब अंतर्गत आएंगे, राज्य के राजस्व के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद अगर हम
आगे और चलोगे तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद और सुलझाने के लिए मुख्य 4 आयोग गठित किए गए हैं। ये क्या होगा? प्रशासनिक सुधार आयोग, जज रजमन रजमन्नार आयोग और भवन सहायक समिति और सरकारी आयोग, इन सब का गठन किया गया है। अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग क्या होता है, इन सबको अगर हम बात करेंगे, नीति आयोग हमारा क्या है। नीति आयोग के बारे में चर्चा करें तो नीति आयोग हमारा होता है जो 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री ये क्या कर दिए, जो योजना आयोग था हमारा, जो शुरू से चला आ रहा था योजना आयोग, उसको बदल कर नीति आयोग का नाम दे देते हैं कौन? प्रधानमंत्री, और 15 अगस्त 2014 को। इसके बाद आता है जो 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत नई संस्था, जिसे राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान कहा गया, अस्तित्व में आती है और आमतौर पर इसे नीति आयोग नाम दिया जाता है। मतलब इसका क्या है, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान आता है और इसको क्या किया जाता है, नाम कर दिया जाता है, नीति आयोग कर दिया जाता है। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला आयोग, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगी। वह केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण करने के संस्थान भूमिका निभाएगी। मतलब इसमें केंद्र सरकार और राज्य का दोनों मिल करके इसमें काम को करेंगे और दोनों जो निर्णय होंगे वो एक दूसरे को भूमिका इसमें रहेगी। उसके बाद केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महत्व और महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह रणनीति तकनीकी सलाह देगा। उस नीति आयोग प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। और 9 अगस्त 1952 की बात करें तो ये क्या था, यहाँ था योजना आयोग का निर्माण। योजना आयोग को ही क्या हम कर दिए थे, योजना आयोग को ही हम नीति आयोग का नाम दिए हैं। ये 5 अगस्त 1952 को ये इसका निर्माण हुआ था। उसके बाद हम कहाँ गया, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा गठन किया गया था। और इसके बाद हम चलते हैं वित्त आयोग। वित्त आयोग हमारा क्या है, उस वित्त आयोग को हम बारे में चर्चा करें। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का अधिकार राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति द्वारा ही अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। जो वित्त आयोग के एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखता है। और राज्य वित्त आयोग गठन भारतीय आर्टिकल 243 के अंतर्गत किया गया है। 243 के अंतर्गत किया गया है वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग में प्रशासन में प्रदर्शित सुनिश्चित करता है और आयोग प्रमुख के कार्य जो हैं वो उनको देख लेते हैं। वित्त आयोग द्वारा राज्य संघ राज्यों के बीच करों को शुद्धता और उनके वितरण और आगमकों का आवंटन, वित्त आयोग के भारत के संचित निधि, राज्यों के राजस्व की सहायता, इन सब का कार्य जो होता है वित्त आयोग के अंतर्गत ही आता है। वित्त आयोग द्वारा सिफारिशों के आधार पर राज्य, नगरपालिका और पंचायतों संसाधनों की पूर्ति, राज्य के संचित निधि और संवर्धन के जरूरी उपाय भी किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही वित्त आयोग दृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई भी अन्य विषय सौंपे जाने पर वित्त आयोग अपनी सलाह देता है। लोक सेवा आयोग की बात करें, लोक सेवा आयोग में अगर हम चले जाते हैं तो भारत में 1919 ईस्वी में पहली बार भारत सरकार अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1924 ईस्वी में विधि आयोग की सिफारिश इसमें किया गया था।
उसके बाद करते हैं क्या, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के क्या होता है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग की संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए शक्ति राष्ट्रपति को है और इसकी संख्या कितनी होती है, 10 होती है। संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष जो है सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्षों के लिए की जाती है और 6 वर्ष और उनकी जो अंतिम मतलब कि जो रिटायर होने की एज होती है वो 65 वर्ष की आयु तक होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है, परंतु हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष के होता है और इन दोनों में से पहले अगर पूरा हो जाता है तो इनको अवकाश ग्रहण करना ही पड़ता है। ये आर्टिकल 1900 और मतलब 317 के अंतर्गत राष्ट्रपति इन्हें आप पद से भी हटा सकता है। आर्टिकल 317 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग क्या होता है। निर्वाचन आयोग की बात करोगे तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग 224 से 329 के आर्टिकल 224 से 329 के में इनका प्रावधान किया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात करोगे तो ये स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को इनकी स्थापना हुई थी और निर्वाचन आयोग से जो गठन का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और अन्य निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति क्या करता है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्य निर्वाचन आयोग की राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयोग की अगर कार्यकाल की बात करोगे तो इनकी कार्यकाल होता है 6 वर्ष, अगर इनकी जो रिटायर एज होती है वो होती है 62 वर्ष। और इसमें जो पहले चुनाव आयुक्त तो एक सदस्यीय आयोग था। चुनाव आयोग एक सदस्यीय चुनाव आयोग था, परंतु 1993 में इसे 3 सदस्यीय चुनाव आयोग बना दिया गया। जो निर्वाचन आयोग के मुख्य कार्य क्या होते हैं। निर्वाचन आयोग के पूर्ण कार्य होते हैं कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, मतदाता सूचियों को तैयार करना और विभिन्न राजनीतिक दलों के मान्यता प्रदान करना और राजनीतिक दलों के आरक्षित चुनाव चिन्ह का प्रदान करना, चुनाव करवाना, राजनीतिक दलों को आचार संहिता तैयार करना या निर्वाचन आयोग से स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। निर्वाचन आयोग एक ऐसा संवैधानिक संस्था है, इसका निर्माण संविधान ने किया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है ये अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस पर महाभियोग के द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है और जो चुनाव आयुक्त होता है उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से समान ही इसका मुख्य न्यायाधीश के समान ही होता है, अर्थात जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है इसका सर्वमान्य होता है। इसकी और चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों में कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें इसके बाद अगर आप चलोगे तो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन और भारत के संचित निधि व्यर्थ इन सब कुछ चीज़ों को इस मुख्य चुनाव आयुक्त और इस सब चीज़ों को और उसके आगे जो चीज़ें हैं इन सब चीज़ों को और हम आगे अगले वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारा सही लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर नहीं सही लगा हो डिसलाइक करिएगा और जो अपने नहीं सही लग रहा हो तो आप नीचे अपने कमेंट को दीजिए कि क्यों नहीं सही लगा। क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसमें हमें बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, फर्स्ट बार इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हमसे खुद ही मिस्टेक हो रही हैं। तो हमने जो हमारा जो पुराना सॉफ्टवेयर है उस पर अगर हमारा आ जाता है तो हम अच्छे से उनको फिर से कवर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो ये है हम इसे खुद नहीं चला पा रहे हैं, इसमें हमारा जो कंसंट्रेशन का होना चाहिए वो भी नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए ये हमें थोड़ा सूटेबल कम पड़ रहा है, लेकिन इससे लाइव चल सकता है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और एक अपने पुराने सॉफ्टवेयर पर, वो हमारा पुराना सॉफ्टवेयर जब चालू हो जाता है तो हम अपने उसी सॉफ्टवेयर से रिकॉर्ड करेंगे, उसी सॉफ्टवेयर से वीडियो को बनाएंगे, क्योंकि इससे अच्छा नहीं हो पाता। इससे हम कहीं पे ही
पर ऐसा लगता है कि आप सही नहीं कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में चलिए जो कुछ भी हो गया यहाँ तक, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।